ओके, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके टेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट आपको कंसीडर करना है और सेट की वैल्यूज क्या है, 2 है, 7 है, 14 है, 28 है, 56 है और 84 है। ठीक है, एंड रिलेशन ए लेस देन बी है। ए लेस देन इक्वल टू बी मतलब वही मैंने जो भी बात बोली थी कि ए और बी का जो पेयर होगा, लेफ्ट वाला छोटा राइट वाला बड़ा और भाग करेगा। एंड इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, वही बात आ गई, ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी है। गिव द हैसे डायग्राम, उसका हैसे डायग्राम दीजिए। मतलब ये जो सेट ए है तो इसमें अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये एक कोसेट है या फिर ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। लेस देन इक्वल टू रिलेशन का मतलब वही है, जो पेयर बनेंगे लेफ्ट वाला छोटा होगा और भाग करेगा। ठीक है, और फाइंड मैक्सिमल एलिमेंट्स पूछा है, तो हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें वो पेयर बना लीजिए अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जो एक दूसरे को भाग करें। तो जैसे कि 2 और 2, 2 को भाग करता है, 2 14 को भी भाग करता है, 2 28 को भी भाग करता है, 2 56 को भी भाग करता है और 2 84 को भी भाग करता है। अब 2 के पूरे हो गए, 7 से देखो, 7 7 को भाग करता है, 7 14 को भाग करता है, 7 28 को भाग करता है और 7 56 को भी भाग करता है और 7 84 को भी भाग करता है। ऐसे 14 से देखो, 14 14 को भाग करता है, 14 28 को भी भाग करता है और 14 56 को भी भाग करता है और 14 84 मतलब 84 को भी भाग करता है। उसके बाद 28 आ गया, तो 28 28 को भाग करता है और 28 84 को भी भाग करता है और 56 को भी भाग करता है। 28 और 56 और 28 और 84। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, 56 इंटू 56, और 56 क्योंकि 84 को नहीं करता है तो उसके बाद में 84 इंटू में 84। ठीक है, ऐसे करके हमने पेयर बना लिए, इससे लगे ऐसे ऐसे करके आखिर तक हम चले। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ऐसे डायग्राम बनाने के लिए नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिव पेयर्स को रिमूव कर दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव हटा दीजिए, 2 2 7 7 14 14 28 28 56 56 84 84, इनको हटा दीजिए सबसे पहले। नंबर 2 ट्रांजिटिव पेयर्स को हटा दीजिए और तीसरे पे उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ट्रांजिटिव हम हटाते हैं, कैसे हटाना होता है, पहला पकड़ो 2 और 14। अब जैसे ही आप 2 और 14 देखें तो 2 और 14 देखते ही आप सीधा 14 वाले पे आ जाएं। जैसे 2 और 14 तो 14 और 28 है, क्यों, क्योंकि 2 14 14 और 28। ठीक है, 2 14 हमने देखा, 14 28, तो ट्रांजिटिव इसका क्या निकल के आ गया, 2 और 28। तो 2 और 14 14 और 28 यहाँ से पढ़ा, 2 14 14 28, तो 2 28 निकल के आया, तो उसको काट देंगे क्योंकि ट्रांजिटिव पेयर रिमूव करने के लिए ऊपर के एंड तरफ ही आएगा। उसके बाद 2 14 को हाथ में फिर से पकड़ के रखिए, उससे करते रहिए। 2 14 14 56, तो 2 56 निकल के आया तो वो भी कट जाएगा। 2 14 14 84, तो 2 84 भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारे हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए 7 14 पे, तो 7 14 14 28, तो 7 28 भी कट जाएगा। 7 14 14 56, तो 7 56 भी कट जाएगा। 7 14 14 84, तो 7 84 भी कट जाएगा। ऐसे ही अब 14 28 पे आ जाइए, तो 14 28 28 56, तो 14 56 भी कट जाएगा। 14 28 28 84, तो 14 84 भी कट जाएगा। ऐसे अब 28 56 से देखिए, 28 84 तो वो नहीं आएगा, तो नहीं कटेगा क्योंकि 56 से कुछ शुरू नहीं होता, 84 से कुछ शुरू नहीं होता। ये पहले ही डिलीट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो बच गए उनको रिप्रेजेंट करो। जैसे 2 और 14, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कहीं पे 14 कर दो, ये पेयर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 7 और 14, तो क्योंकि यहाँ पे कहीं 7 बना दो आप, क्योंकि 2 और 7 में कोई रिलेशन नहीं है। 14 और 28, तो 14 से ऊपर कहीं 28 की रिलेशन मैंने बना दी, ये भी हो गया। 28 से 56, तो 28 से मैंने मान लीजिए कहीं पे 56 बना दिया, 28 दूनी 56, और उसके बाद 28 और 84, तो 28 से भाग होता है तो यहाँ पे कहीं 84 बना दिया। ठीक है, 28 से रिलेशन जिसका दिखाना है। तो इसके मिनिमल एलिमेंट क्या है, 2 और 7, मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, 56 और 84। तो 56 और 84 इसका आंसर राइट है क्योंकि मैक्सिमल पूछा है उसने। तो 56 और 84, और ये हैसे डायग्राम मैं ऑलरेडी वीडियो की फॉर्म में समझा चुका हूँ आपको। तो जिसको अब समझ नहीं आया है ये इतना फास्ट बोलने से, तो वीडियो देख ले जाके, फिर क्वेश्चन पे आए तो समझ आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें करना कैसे होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना होता है, जो आज तक भी नालायक बन के बैठे हैं, जिनको लगता है हम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका मेंटल लेवल अब वहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी तो फाइनल एग्जाम आने वाला है, अब कहाँ से आप नए सिरे से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब तो आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बढ़ानी है, वो टाइम है।
क्वेश्चन नंबर 17, गिवन वर्ड से हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। गिवन से, गिवन वर्ड क्या है, PEC और ULIAR, बिगिनिंग विद P एंडिंग विद R। तो बिगिनिंग विद P एंड एंडिंग विद R। P से बिगिन हो, R से एंड हो, तो कितने बचे, P से बिगिन R से एंड, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर यहाँ पे 6 बचते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें देखना है क्या इसमें कोई आइडेंटिकल तो नहीं है। ECE ECU LIA सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये 6 फैक्टोरियल आएगा सीधा सीधा, क्योंकि कुछ कॉमन होता तो भाग हो जाता। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 × 3 × 2 × 6 5 30 चौक 120, 360 और 720, तो 720 आंसर होगा इसका राइट, तो मतलब कि सी। और अब आपको मैं फिर वही बोलूंगा कि इनके मैं फास्ट इसलिए ही करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस उनको तो आते ही हैं जिनको आते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियोस देखी हुई है, वही से है क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है, लेट a = z प्लस, a = z प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स जो इंटीजर है और पॉजिटिव है, एंड r विद द रिलेशन, और एक r एक रिलेशन है ऐसे जिसमें a और b पेयर होंगे, जैसे किसी में 2 और 3 है तो a ये है b ये है, ये रिलेशन से अटैच है। इसका मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक k, ताकि k बिलोंग करे z प्लस से, z प्लस मतलब इस सेट से, सच दैट a = bk, सच दैट a = bk, ऐसी रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू r, ध्यान से सुनो, a और b का k मतलब इससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, k मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो करके देखते हैं कि पेयर को, जैसे 8 और 128 है, तो यहाँ पे 8 a है, 128 को है इस फॉर्म में लिखना है कि b की k आ जाए और k इससे बिलोंग करता हो। क्या लिख पाएंगे, 128 से इससे बड़ा है वो लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर में कुछ जाएगा तो ये छोटा होगा ना b ऑटोमेटिक। तो 16 और 256 लिख पाएंगे क्या, तो 16 और 256 वो भी नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां से पावर करेंगे तो वो नंबर छोटा होगा, ठीक है, इक्वल करने के लिए वो चीज है, वो वही रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 11 और 3 तो वो भी नहीं होगा। देखो जो होगा वो देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे 169 और 13 है, 169 और 13 है, तो इसको हमें देखना है, तो क्या इस नंबर की पावर में ऐसा कोई बंदा ला सकते हैं ताकि ये आंसर आ जाए k कोई। तो जैसे मैं अगर करता हूं 13 की पावर 2, तो अगर ये a है और ये b है और b की पावर कोई k करता हूं और k इससे बिलोंग भी करता है, क्योंकि z प्लस का मतलब 1 2 3 4 सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये प्लस की वैल्यू है 13 दूनी 169 आता है। तो यस, अगर ये a है और ये b है तो की पावर k मतलब उस z प्लस से बिलोंग करता है। तो यस, ये पेयर ऐसा पेयर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, सिंपल सी बात है। तो हमेशा इसको लार्जेस्ट होना पड़ेगा, इसको लार्जेस्ट होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा। जैसे अगर 13 13 होता तो भी चलता, क्योंकि 13 की 1 लिख सकते थे, इक्वल भी चलता, या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए थी या बड़ी होनी चाहिए। छोटी होगी लेफ्ट हैंड साइड तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर में कुछ लिख दोगे आप तो ये नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि प्लस की पावर आनी है। तो सीधा सीधा मतलब है, ऐसे क्वेश्चंस को लेके आपको डरना नहीं है, कभी भी हमेशा समझने की कोशिश करनी है उसने बोलना क्या चाहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अब वो 19 बोलता है, देखते हैं क्या, 1 और 2, उसके बाद क्या है 1 और 3, 1 और 3 है, 3 और 1 है, और उसके बाद 1 और 1 है, 3 और 3 है, और उसके बाद 3 2 है, 1 और 4 है, और उसके बाद 4 2 है, और उसके बाद 3 और 4 है। अब इसने बोला है कि ये रिलेशन जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ये रिलेशन है तो सबसे पहले ए मतलब सेट निकाल लो, तो सेट यूनिक एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 यूनिक एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 हमने देख लिया, 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो यूनिक एलिमेंट्स लिख लिए। अब ए ऑप्शन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव मतलब इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होना जरूरी है, 1 1 है नहीं है, वही नहीं है तो वहीं से कट गया, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। उसके बाद मान लीजिए सी ऑप्शन देखते हैं पहले, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक क्या बोलता है, 1 और 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो जैसे 1 2 है तो 2 1 कहीं भी नहीं है तो ये भी कट गया, क्यों, अगर एक भी उल्टा है तो वही काट देंगे, आगे तो हम देखेंगे ही नहीं। जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक वही कट गया, एक का भी नहीं है तो फिर आगे क्या देखना है। मान लीजिए डी, डी हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक,
तो एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है कि 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 है 2 1 है नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक ट्रू है, और 1 3 है और 3 1 भी है तो सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब कंप्लीटली एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि कुछ पेयर सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब अगर तीनों कट गए तो फिर तो पक्का आंसर यही बचा ट्रांजिटिव, और वही इसका आंसर है। कैसे? आप किसी भी पेयर को देख लो, जैसे कि 1 3 और 3 1 को देख लो तो 1 1 होना चाहिए, ये रहा। 3 1 और 1 4 को देख लो तो 3 4 होना चाहिए, ये रहा। 4 2 और किसी को भी देखो, तुम्हारी मर्जी यार, ठीक है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उल्टी डायरेक्शन में आप अगर इसको करेंगे तो अगर ये कुछ कुछ हिस्सों में कट जाते हैं ये चीजें, तो ट्रांजिटिव सबसे बाद में आप देखें, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इससे इसके साथ देखना, इससे इसके साथ, इससे इसके ऐसे करके। तो ट्रांजिटिव को बाद में चेक करें, पहले वो सारे काट लें, क्योंकि वो काटने आसान है। अगर एक भी उल्टा मिल गया तो वहीं पे आप रोक देंगे उसको। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है आपका, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था कि लैटिस क्या हो सकता है, लैटिस बाउंडेड हो सकता है, लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड हो सकता है, लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, लैटिस मॉड्यूलर भी हो सकता है, सारे एक साथ भी हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम। और लैटिस कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, आइडेम्पोटेंट करता है, एब्जॉर्प्शन लॉ भी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ऐसे बी सी, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है ए बी और सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सही है। ए ऑप्शन में लिखा है कि ए और ये बी और ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, ये किसने बोला है, उल्टा क्यों होगा। तीसरे ने कुछ बोला है ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। चौथे ने बोला इक्वल्स टू बी अपने आप से कैसे हो जाएगा। तो 1 3 एंड 4 तो सीधे सीधे गलत हैं, एक ही आंसर बचता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये 5 वाला और ये वाला, जो कि मैंने आपको बोल दिया है कि जो मैं वीडियो लैटिस की आपको दूंगा उससे हम इनको क्लियर करने वाले हैं। अब इसने बोला एन अगर इंटीजर है तो एन स्क्वायर ओड है, एन अगर कोई इंटीजर है तो एन स्क्वायर ओड है। तो हमेशा देख लो किसका स्क्वायर ओड आता है, जैसे 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 7 का स्क्वायर करो 49। तो ओड नंबर जो है ओड का स्क्वायर ओड, ओड का स्क्वायर ओड, इवन का स्क्वायर इवन। तो ओड का स्क्वायर करने से हमेशा ओड नंबर आता है। तो उसने वही बोला है अगर ये नंबर ओड है तो ये क्या है एन स्क्वायर, एन क्या है, ठीक है, समझ गए। तो इसने वही बोला है एन स्क्वायर अगर ओड है तो एन क्या है, एन क्या है। तो भाई अगर एन का स्क्वायर करने से, मान लीजिए ये कोई एन है, अगर मान लीजिए एन मतलब यहाँ पे 3 है, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आता है। तो अगर ये एक ओड नंबर है तो एन स्क्वायर में एन क्या होगा, तो ये भी ओड नंबर ही होगा। तो ओड का स्क्वायर ही ओड आता है, तो सिंपल है ये। तो आप अगर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, डिस्क्रीट मैथ के नहीं भी हैं, तो मैं तो बोलता हूँ ये तो आप कोई भी कर ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 22, उसने बोला है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन बताइए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो मैंने बताया था रिलेशन के लिए आप क्या करो, इसको सेल्फ मल्टीप्लाई कर लो a इंटू ए। तो जब हम इसको a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 2, ऐसे ऐसे करके कितने पेयर आएंगे। अगर मैंने बताया है आपको अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो जब a क्रॉस b करते हैं तो n इंटू m एलिमेंट्स आते हैं, पता है ना आपको। तो यहाँ पे अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसको खुद से कर रहे हैं तो 3 3 9, तो यहाँ से कितने पेयर आने वाले हैं 9 पेयर। कितने पेयर आने वाले हैं 3 3 9। अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो 9 पेयर आएंगे, 4 होते तो 16 आते, 5 होते तो 32 आते। तो अब अगर 9 पेयर इसमें आ गए, ये 9 पेयर आ गए तो अब हमें रिलेशंस अगर बनानी है, रिलेशन सारे सबसेट होते हैं इसके सारे सबसेट रिलेशन कहलाती है। तो अगर 9 पेयर हमारे पास आ गए, कितने पेयर 1 2 3 4 अप टू 9, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, 0 और 1, या तो लेंगे या नहीं लेंगे, या लेंगे या नहीं लेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि हर एक की पॉसिबिलिटी में 2 चीजें हैं, या तो वो रिलेशन में लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे वही आंसर आ गया 2 की पावर 9 मतलब कि 512। और वो आप जानते भी हैं अगर ए में n एलिमेंट है, बी में l एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशंस कितनी होंगी पॉसिबल 2 की पावर n इंटू m। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही गिवन है तो उसको सेल्फ करेंगे हम बाय डिफॉल्ट 3 3 9, तो 2 की पावर 9 मतलब 512। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप समझने की ट्राई करेंगे तो आपको इजी लगने वाले हैं। अब 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं, 5 मिनट और लगेगी। तो देखते हैं 23। अब उसने बोला इनमें से नल सेट कौन सा है। तो नल सेट जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ऐसे है तो नल नहीं है क्योंकि 0 इसके अंदर है, ऐसे है तो ये नल है, बिल्कुल नल है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर एक सेट ऐसे देता है 5 तो वो भी नल नहीं है क्योंकि कंटेनिंग 5 बोल सकते हैं, नन तो होगा ही नहीं।
तो एम्प्टी सेट तो वही है, साफ साफ दिख रहा है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज 7 persons अरेंज देमसेल्व्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो अगर हम सर्कुलर टेबल की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, सर्कुलर परमुटेशंस में क्या बताया था कि अगर यहाँ पे जितने भी बंदे बैठते हैं परमुटेशंस हमेशा कितनी आती है, n-1 फैक्टोरियल। तो 7 बंदे हैं तो कितनी आएंगी, 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा उसका, सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो एक बार देख लेते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको जब प्रपोजिशनल पढ़ाया तो वहां पे कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव बताए थे। तो कन्वर्स हम देख लेते हैं, आई स्टे, क्या लिखा है मैंने, आई स्टे ओनली इफ यू गो। मैं रुकूंगा अगर तुम जाओगे, आई स्टे ओनली इफ यू गो। तो अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमने कन्वर्स किसके किए थे, कंट्रापोजिटिव हमने इसके किए थे, इफ पी देन क्यू। इसको क्या बोलते हैं, इफ पी देन क्यू, इसको क्या बोलते हैं, इफ पी देन क्यू। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, ओनली इफ आ गया बीच में, इफ देन वाली रिलेशन तो नहीं आई, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, और वो बात क्या है कि हम P गोज टू Q को क्या क्या लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब है P होगा तो Q होगा, तो मैं एक बार लिख देता हूं। सबसे पहला तो होता है इफ P देन Q, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ P देन Q, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इफ P Q, ऐसे कोमा करके। इसका मतलब भी वही है, इफ P देन Q, कोमा का मतलब भी देन है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज सफिशिएंट फॉर Q। ये सारी लाइंस हम लिख सकते हैं, P इज सफिशिएंट फॉर Q, P सफिशिएंट है Q के लिए। इसको प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके हैं ये, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं Q इफ P, अगर P होगा तो Q, ऐसे Q इफ P, उल्टा डायरेक्शन चेंज हो गई, Q इफ P, Q इफ P। पहले ये बोल रहे हैं, बीच में इफ लगा दिया, ठीक है, तो P उल्टा हो गया, Q इफ P, ऐसे बोल सकते हैं। अगर बीच में इफ आ जाए तो, है ना, अगर बीच में इफ आ गया तो इसका मतलब Q आगे है P पीछे, वो मतलब हो गया। और उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं इसको, Q व्हेन P, ये भी क्या हो गया एक तरीके से कि जब P तो Q। या फिर इसको बोल सकते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर P या फॉर P इज Q। इसका मतलब है कि P के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, Q, कि P होगा तो Q होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जैसे ही वो होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अनलेस P बार, Q अनलेस P बार। इसके लिखने के तरीके हैं, क्योंकि अनलेस एक तरीके से नेगेटिव सेंस देता है तो P बार उल्टा हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q, ये तो आपको पता ही है, P इंप्लाइज Q। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, इसको इफ P देन Q भी लिख सकते हैं, इफ P देन Q। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P ओनली इफ Q, ओनली इफ Q। देखो ध्यान से सुनो, तो इफ P देन Q इक्विवेलेंट है इसके, P Q ओनली इफ। तो दो तरीके हैं अलग अलग, एक तो खाली बीच में इफ आए या ओनली इफ आए। तो इसको आप ध्यान रखना कि जब जब ओनली इफ है तो इफ P देन Q और P ओनली Q का एक ही मतलब है। तो मतलब यही हो गया कि यहाँ पे अगर ये ओनली इफ आ गया तो इफ P एंड दी, ये P बन गया अपने आप में और ये Q बन गया, वही सेंस निकले इससे, ठीक है। अगर होता आई स्टे इफ यू गो, आई स्टे ओनली वर्ड नहीं होता इफ यू गो, तो फिर उल्टा हो जाता, फिर ये P बन जाता, ये Q माना जाता, ठीक है। फिर हम उसको पहले P Q बनाने के लिए यू, इफ यू गो देन आई विल स्टे करके बनाता, फिर उसका कन्वर्स करता, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना P गोज टू Q का मतलब P देन Q, तो P ओनली इफ Q, एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, उसमें भी वो P और Q था, इसमें भी P Q है। तो ओनली इफ लिखने से कंफ्यूज मत होना, वो सेम टू सेम बात करता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, सफिशिएंट फॉर कंडीशन फॉर Q इज P। अगर Q हुआ है तो सफिशिएंट होगा बोलना कि P हुआ है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं Q whenever P, Q whenever P मतलब कि Q whenever P, जब जब P होगा तब तब Q होगा, इसका मतलब वही है ना, P पे डिपेंडेंट है। या Q is necessary for P, Q is necessary for P, ठीक है, कि Q नेसेसरी है P के लिए, क्यों, क्योंकि जब जब P होगा तो Q होगा, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं Q follows from P, सिंपल, Q follows from P। तो कुछ लाइन्स है, आप याद रख लें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि इफ P देन Q, अगर इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q, इसका मतलब क्या है, अगर P होगा तो Q होगा, तो ये सारी बातें उसी के बारे में होंगी कि P होगा तो Q होगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें
तो मे भी आपको पेपर में सेंटेंस कैसे भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पी क्यू के लिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हमने यहां से ये पाया, क्या पाया कि ओनली इफ लगाओ या इफ देन लगाओ एक ही बात है। तो ये पी है ये क्यू है, तो इसका कन्वर्स क्या होता है, कभी भी पी गोज टू क्यू। देखो ये पी गोज टू क्यू ही है, ये पी ही है और वो क्यू ही है, ठीक है, ये पी ही है वो क्यू ही है, तो कन्वर्स हमेशा क्या हो जाता है, क्यू गोज टू पी, उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब हमें अब ये लिखना है, तो इफ यू गो हम इसको लिख सकते हैं, इफ यू गो देन आई विल स्टे। तो अगर हम देखें इफ यू गो देन आई विल स्टे या आई स्टे, विल काट दो क्योंकि विल सेंटेंस में नहीं है, तो ये आंसर कौन सा आपका बी। तो हमने बस ये पहचान की कि क्या ये इफ पी देन क्यू है, क्या ये पी और ये क्यू है। हाँ, अगर ये ऐसे होता सेंटेंस इफ आई स्टे देन यू गो, तो भी ये वही होता, ये और ये सेम है, इक्वल है, ठीक है। ओनली इफ या इफ देन लगा दें तो ओनली इफ और देन इफ यहाँ पे लॉजिक में सेम रहेंगे, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाता, जैसे बोल देता आई स्टे इफ यू गो, तो यहाँ पे उल्टी सेंटेंस होगी, इफ यू गो देन आई विल स्टे। अब ये उल्टा हो गया, तो अब यहाँ पे ये क्यू बन गया और ये पी बन गया, ठीक है। तो फिर वो सेंटेंस जब आप करते तो उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाएगा, फिर वो क्यू गोज टू पी का पी गोज टू क्यू होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ लें कि सेंटेंस कैसा है। तो इसलिए जो चीजें मैंने लिखी है वो आपकी पक्का डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगी, एक बार आप उनको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं मोटा मोटा आपको ना एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, जो टेबल मुझे लगता है कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन से बचा सकती है। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ सेट थ्योरी लिखता हूँ, यहाँ प्रपोजिशनल लॉजिक लिखता हूँ और यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा लिखता हूँ। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी इसमें है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन अगर हम देखें तो सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, लॉजिक में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बूलियन अलजेब्रा में उसको प्लस लिखते हैं, ठीक है। यू वहां वी जैसा दिखता है, वहां प्लस जैसा। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन, तो सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन ऐसा दिखेगा, प्रपोजिशनल लॉजिक में ऐसा दिखेगा, और बूलियन अलजेब्रा तक जाते जाते वो डॉट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्लीमेंट की, कंप्लीमेंट कैसा दिखता है, तो यहाँ बार जैसा दिखता है, यहाँ कुछ ऐसा नेगेशन टिल्ड सिंबल जैसा दिखता है, यहाँ भी बार ही दिखता है। अगर चौथा मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट वहां पे कैसा दिखता है, तो मैं बोल दूं तो यहाँ पे ये एस दिखता है, एस जैसा दिखता है, यहाँ पे टी बोलते हैं उसको, टोटोलॉजी एक तरीके से, यहाँ पे वो 1 हो जाता है। यूनिवर्सल की बात करें, यूनिवर्सल मतलब जो सबके लिए ट्रू। उसके बाद नल सेट की अगर बात करते हैं हम, अगर किसकी बात करते हैं नल सेट की, तो यहाँ पे वो 5 होता है, यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना है, 1 0 कहाँ, ट्रू फॉल्स कहाँ, एस और 5 कहाँ, एस मतलब ट्रू, 5 मतलब एकदम खाली सेट, ठीक है। एस मतलब सबसे बड़ा सेट, 5 मतलब सबसे छोटा सेट, खाली सेट। और उसके अलावा इम्प्लीकेशन अगर हम देखें, इम्प्लीकेशन अभी जो हमने की इफ देन क्यू वाली, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, मैपिंग, मैपिंग बोलते हैं पी की क्यू के ऊपर। और लॉजिक में इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू गोज टू क्यू, और यहाँ पे आते आते हम ये क्या हो जाते हैं, पी बार जमा में क्यू, ठीक है। चीजें एक ही हैं तीनों जगह पे। अगर नंबर 7 की मैं बात करूं, अगर इक्विवेलेंस की बात करें, तो इक्विवेलेंस क्या बोलती है एक तरीके से, इक्विवेलेंस मतलब जब एक बंदा, सबकी रिलेशन ऐसी हो, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, तो एक तरीके से इक्विवेलेंस मतलब सब एक दूसरे के बराबर, तो 1 to 1 मैपिंग उसको बोल सकते हैं, 1 to 1 मैपिंग। और अगर वो 1 to 1 मैपिंग है तो यहाँ पे उसका सिंबल कैसा दिखेगा लॉजिक में, डबल एरो वाला, तो यहाँ पे वो कैसा दिखेगा, पी क्यू जमा पी बार क्यू बार वाला। तो ये सारी सिंपल बातें हमें देख लेनी है, और अगर ये हमें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये देख लिया है कि सेट थ्योरी, लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा में कैसे कैसे दिखते हैं। तो पूरा मैंने यहाँ पे आपको टेस्ट की बात की है। उम्मीद यही है कि आप इस टेस्ट से कुछ सीखेंगे कि पेपर करने का तरीका क्या होता है, हमें पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो अभी मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, ठीक है। आप इसको देख लें, समझ लें, रिप्लाई कर दें मेरे को कि समझ आया या नहीं आया। कहाँ नहीं आया तो पूछें, दूसरे बच्चे भी बताएंगे, मैं भी बताऊँगा, ठीक है। देखते हैं।